हेलो एवरीवन, दिस इज़ समीक्षा क्लासेस। समीक्षा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चार्टर एक्ट 1813 को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने चार्टर एक्ट 1793 को पढ़ा था। उसमें ये देखा था कि 1793 का चार्टर एक्ट का एक्सटेंशन पीरियड 20 सालों का है। तो 1813 में जब चार्टर एक्ट 1793 का टर्म पूरा होता है तो नया चार्टर एक्ट 1813 को हम देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 में बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलता है। इस समय यूरोप का जो टाइम पीरियड बड़ा हेक्टिक रहता है, बड़ा उथल पुथल वाला टाइम रहता है। वॉर होता है, उस समय वॉर का पीरियड चल रहा होता है। फ्रांस ब्रिटेन का एक बड़ा दुश्मन था उस समय। तो उस समय नेपोलियन बोनापार्ट का एक पॉलिसी उसने चलाया, वो ये कि जो फ्रांस के एलाइड कंट्रीज़ होंगे, जो उनके साथी देश होंगे, वो ब्रिटिशर्स और उनके एलाइड देशों के साथ वो किसी प्रकार का इंपोर्ट उनके सामानों का नहीं करेंगे, जिससे कि फाइनेंशियल वीकनिंग या फाइनेंशियल क्राइसिस होगा ब्रिटिश को और इससे फ्रांस को लाभ होगा। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक पॉलिसी जो चलाई जाती है नेपोलियन बोनापार्ट का, कॉन्टिनेंटल सिस्टम, कॉन्टिनेंटल पॉलिसी जो होती है वो कंटेन करने की कोशिश होती है। इसमें हम ये देखते हैं कि इसने ब्रिटिश इकोनॉमी को प्रभावित करना शुरू कर देता है। अब हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश मर्चेंट्स जो होते हैं, मर्चेंट्स तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मोनोपोली होता है कि वो ईस्ट की तरफ जा करके वो अपना ट्रेड करे, उसकी मोनोपोली यानी एकाधिकार होता है। ऐसे स्थिति में अदर मर्चेंट्स जो थे, जो बैंक्रप्सी की तरफ जा रहे थे, दिवालिया होने के कगार पर थे, उनकी मांग हो गई थी कि नहीं, वो भी ईस्ट की तरफ वो जाकर ट्रेड करे। इस पर उनके अपने जद्दोजहद के बाद उन्हें ये मिल जाता है, उन्हें अधिकार मिल जाता है कि वो भी ट्रेड कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो ट्रेड विथ टी के साथ, जो चाय का जो उनका ट्रेड मोनोपोली था उसको बरकरार रखा जाता है। और साथ ही साथ चाइना के साथ जो ट्रेड था, चाइना के साथ ट्रेड है, उसको भी बरकरार रखा जाता है, यानी उसकी मोनोपोली वहाँ भी ख़त्म नहीं होती है। तो ये जो चार्टर एक्ट में हमने देखा है कि यूरोप के वॉर का भी प्रभाव हुआ है। वहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम पॉलिसी था उसका भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ट्रेड मोनोपोली ख़त्म हो जाती है, यानी ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी की जो यहाँ ट्रेड मोनोपोली है वो ख़त्म हो जाती है, एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विथ चाइना। तो यहाँ पे दो मोनोपोली, यहाँ पर हम शॉर्ट में नोट्स में ये हम कह सकते हैं कि trade monopoly is in the ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया कंपनी was abolished except in tea and चाइना। हम ये देखते हैं कि ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार का एक अधिकार था वो ख़त्म कर दिया जाता है, ताकि और भी जो प्लेयर्स हैं और भी बिजनेस जो टाइकून्स हैं वो जा करके वो अपना बिजनेस कर सके। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फिर भी एकाधिकार चाय में रह जाती है और व्यापार, चाइना के साथ व्यापार में उसका एकाधिकार रह जाता है। ये सारी ये चीज़ें हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि स्टिल यहाँ पर ब्रिटिश पोजेशन
इन इंडिया, जो ब्रिटिश जो टेरिटरी है, जो कंपनी के जो टेरिटरी है, इट इज स्टिल रिकग्नाइज्ड एज द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, यानी ब्रिटिश का जो क्षेत्र माना जाता है भारत में। तो यहाँ पर दूसरा चीज इंपॉर्टेंट ये है, दिस टेरिटरी of East India Company was ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। कोई है? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंसेस। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं, टेरिटरी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रिकग्नाइज्ड एज ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया अंडर द sovereignty of the क्राउन। क्राउन के सॉवरेनिटी, क्राउन के जो संप्रभुता के अंतर्गत इसे अभी भी ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया जो है उसे पहचाना जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि ये क्राउन के संप्रभुता के अंतर्गत ये ब्रिटिश पोजेशंस रहेगा। इसके बाद इसका जो एग्जिस्टेंस, इसको ये जो चीज़ें हैं इसको 20 साल के लिए, ये चार्टर एक्ट 1813 की जो वैलिडिटी है या इसको इंक्रीज किया गया, वो अगले 20 सालों तक के लिए किया गया। यानी इसका मतलब है कि जो अगला जो कानून बनेगा चार्टर एक्ट के माध्यम से वो 1833 में बनेगा, और बाद में ऐसा ही होता है, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि इट extended this act up to next 20 years, अगले 20 सालों तक के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट, इसने लोकल गवर्नमेंट को, इट एम्पावर्ड द लोकल गवर्नमेंट, उसे ये जो चार्टर एक्ट 1813 लोकल गवर्नमेंट को, जो क्षेत्रीय या लोकल गवर्नमेंट को इन्हें ये अधिकार देता है
कि पैसा होगा या टैक्सेस लोकल पीपुल से लिया जाए। तो इसके पास एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इट एम्पावर्ड यानी दिस चार्टर एक्ट 1813 empowered the local government to collect taxes टैक्सेस। इसने एम्पावर्ड किया है कि वो लोकल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इसने एक जो एजुकेशन में भी इसने बढ़ावा देने की कोशिश की है। फर्स्ट टाइम हम ये देखते हैं एजुकेशन में इसने 1 लाख रुपया फिक्स किया है या फिर उसको उसके लिए अलग रखा है। इट पुट दिस एक्ट, दिस लिखना बेटर होगा, दिस एक्ट provided for expenditure in education. It kept aside rupees 1 lakh for this purpose. एजुकेशन के लिए इसने एक कोशिश किया है इसने कि एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए इसने 1 लाख रुपए यानी 1 लाख रुपए सैंक्शन किया है यहाँ पे इस पर्पज़ के लिए। इसके अलावा भी इसने फिलॉसफी एंड एजुकेशन के लिए भी इसने प्रमोट किया। इस एक्ट के माध्यम से हम ये देखते हैं। ना तो कंपनी का डिविडेंड है वो अराउंड फिक्स कर दिया गया है, क्योंकि अब जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके साथ भी अदर कंपनीज और अदर भी बिजनेसमैन बिजनेस टाइकून्स आ रहे थे, क्योंकि यूरोप का जो हालत था वो बहुत बढ़िया नहीं था। तो उसके मद्देनज़र इनका जो डिविडेंड है वो 10.5% में इनका डिविडेंड को फिक्स कर दिया है, इनका मुनाफा को फिक्स कर दिया गया था। दिस एक्ट fixed the company's dividend at 10.5%। 10.5% में इसके डिविडेंड्स को फिक्स कर दिया गया है। नाउ ये जो हमने ये देखा, इसके बाद भी एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू एनलाइटन पीपल। इसके लिए मतलब वो क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ यहाँ पर करते हैं कि वो आकर के अपना काम कर सकते हैं। तो बिशप को भी अपॉइंट किया जाता है, चर्च बनाया जाता है कैलकाटा में सॉरी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि चार्टर एक्ट में ये सारे महत्वपूर्ण चीज़ें
हुई थी और इसलिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो क्रिश्चियन मिशनरीज पर सब सवाल आए हैं, इन सारी चीज़ों पर हम देखते हैं कि क्वेश्चंस आ चुके हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में। तो ये चार्टर एक्ट 1813 का बहुत ख़ास बात था। हम नेक्स्ट क्लास में चार्टर एक्ट 1833 बताएंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।